हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आइज की क्विक बुक, जिसमें हम करेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। और इसमें हम भारत का भूगोल कर चुके हैं, तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल चैप्टर नंबर 19 से करेंगे, जो कि आपका ब्रह्मांड एवं सौर मंडल यानी कि द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। बाकी क्विक बुक आपने देखना चाहते हैं दूसरे सब्जेक्ट को, तो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सब कुछ। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या न्यूज़पेपर रिलेटेड, तो आपको यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पेज है, आप यहाँ पे आके आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा गाइस, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में जो भी ये बुक पढ़ना चाहता है, चाहे दृश्य इसकी क्विक बुक हो चाहे घटना चक्र। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। ये क्या है? तो गाइस, यहाँ पे देखिए, हम पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो देखिए, सिलेबस में आप हम चैप्टर नंबर 18 से, वैसे स्टार्ट हुआ है विश्व का भूगोल, तो चैप्टर नंबर 18 से हम बदल रहे हैं। आप एक बार टॉपिक्स खुद से देखते जाइए। तो गाइस, मुझे लगता है अगर आप लोगों को दृष्टि आई मीन ज्योग्राफी कहीं से पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है ज्योग्राफी की, वो अपने आप में बेस्ट बुक है। यानी कि अगर आप पीसीएस, स्टेट पीसीएस की जो है ना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है अपने आप में ये जो आपकी घटना चक्र है और दृष्टि की जो क्विक बुक है, वो अपने आप में सफिशिएंट है। एक इसमें बहुत बेहतरीन चीज है, मतलब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है ये अपने आप में सफिशिएंट है। फिर देखिए, यहाँ पे हर महाद्वीप के बारे में अलग से दिया गया है, ये भी हम सब पढ़ेंगे। यानी ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पे आपकी कवर होगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो ये मुझे मतलब इस बुक की एक बहुत ही खास बात लगती है कि इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटे। तो गाइस, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विश्व का भूगोल। इससे ऊपर के जो पेज थे उसमें भारत के भूगोल के बारे में लिखा था। तो जो चैप्टर नंबर 18 है, मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ खास है। ठीक है, मैं इसको बस, हालांकि इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो मेरा चैनल है, टेलीग्राम पेज है, उस पर आप दृष्टि सर्च करेंगे तो दृष्टि की एक पीडीएफ मिल जाएगा। कॉपीराइट है गाइस, ये आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अलग से मैं इसकी पीडीएफ नहीं दे सकती। दृष्टि की अपनी उन्होंने अपनी उसकी लिंक बना रखा है, उसी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पे मैं ये आपको बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। आप लोग को पढ़ना है तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इसे पढ़ सकते हैं। हालांकि ये मुझे लगता नहीं है इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है जियो शब्द किस चीज से मिलकर बना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये सब के लिए मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो हम जो अभी स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा, देखिए इससे कितने ही क्वेश्चन आए, कुछ नहीं, जबरदस्ती के क्वेश्चन बना रखे हैं और कुछ नहीं। देखिए, अब हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 यानी कि ब्रह्मांड एंड सौर मंडल, द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखें, ये कितना बड़ा चैप्टर है, एक आइडिया लगाते हैं। तो 1 2 3 4 पेजेस हैं, 5 पेजेस, 6 7, काफी बड़ा चैप्टर है। तो एक वीडियो में खत्म होना तो पॉसिबल है नहीं। क्वेश्चन भी देख लेते हैं गाइस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है इसमें भी, कुछ आसपास 15 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। और इसमें देखिए आपका पीसीएस से रिलेटेड है क्वेश्चंस इसमें, यानी हमारे पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है। ये बुक देखिए आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बुक जो है ना पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट, मतलब यूपीएससी के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना यूपी पीसीएस के लिए, या बिहार पीसीएस के लिए, या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी है। अब चलिए, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फटाफट करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, सौर मंडल का एक भाग है। मतलब ओके, तो मतलब समझ लीजिए ये एक सौर मंडल है, सौर मंडल के अंदर एक पृथ्वी है। ठीक है, अब इसने कहा और सौर मंडल जो है आकाश गंगा का एक भाग है, यानी कि इसके भी उत्पादन कर ले आकाश गंगा होती है। तो आकाश गंगा का एक भाग है सौर मंडल, सौर मंडल का एक भाग है पृथ्वी, ऐसा बोला इसने। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे। इसने कहा लाखों लाखों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है आपका, ब्रह्मांड। यानी इसने कहा बहुत सारी ऐसी ऐसी आकाशगंगा है और इसका समूह क्या कहलाता है हमारा, इसको कहते हैं ब्रह्मांड। और आकाशगंगा का एक पार्ट इसने कहा सौर मंडल, और सौर मंडल के अंदर हमारी आती है पृथ्वी, राइट। ऐसा बोला इसने कहा, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि आकाशगंगाओं का बहुत बहुत बड़ा समूह है, जिसको हम कह देते हैं एक साथ मिला के ब्रह्मांड। सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, सौर मंडल क्या है, पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। तो गाइस, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका
सौर मंडल है, इसकी रचना किससे हुई? तो निहारिका, निहारिका नामक क्या है, एक गैसीय पिंड, इससे आपका क्या बना है? सौरमंडल बना है। इसका लगभग जो है 99% से भी अधिक जो है द्रव्यमान सूर्य में है। किसमें है? सूर्य में। जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने। मतलब इसने कहा कि अगर 100% द्रव्यमान की बात करें तो इसमें से 99% द्रव्यमान तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य में है, और 1% जो है वो बाकी के ग्रहों में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो गाइस अब देखिए, अब आगे क्या लिखा है? अवधारणाएं, यानी कि कॉन्सेप्शंस, यानी कि इसमें का टॉपिक की जियो सेंट्रिक अवधारणा के अनुसार क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब इसमें टॉलमी ने क्या कहा कि अगर ब्रह्मांड है तो इसके बीच में पृथ्वी है, बाकी जो सूर्य है या बाकी के जो ग्रह हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि गलत बात हो गई, ठीक है, ऐसा है नहीं। ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब रिसर्च ये सारी चीजें अध्ययन स्टार्ट होता है तो इस तरह से निकाला गया कि हाँ भैया ऐसा होगा शायद। क्योंकि पृथ्वी पे हम रहते हैं और सूर्य को घूमते हुए देखते हैं, तो इन्होंने कह दिया भैया पृथ्वी तो सेंटर में है, बाकी सूर्य बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करें। तो है कॉपरनिकस, कॉपरनिकस ने क्या है जो टॉलमी है ये पहला वाला, इसकी अवधारणा का खंडन किया। फिर हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। अच्छा, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। फलतः कॉपरनिकस को क्या है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाने लगा। मतलब इसे थोड़ी सही, इसने सही बात कर दी। इसने कहा भैया सूर्य तो है के केंद्र में, ठीक है। मतलब इसे भी पूरी तरह से सही नहीं कहेंगे गाइस, लेकिन हाँ थोड़ा सा सही कहा कि सूर्य केंद्र में है। और क्या कहते हैं, पृथ्वी बाकी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये बात सही थी कि बाकी ग्रह या पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इनको क्या बोला? आधुनिक खगोल शास्त्र का क्या बोला गया? जनक बोला गया। तो ये नाम हो जाता है आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। हालांकि टॉलेमी भी इंपॉर्टेंट नाम है। अब क्या होता है? 16वीं शताब्दी का मतलब होता है क्या बोलते हैं, 1500 से 1600 बीसी वाला टाइम। इसके आसपास क्या है? केपलर, केपलर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की, और इसमें इसने सूर्य को क्या है? ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना है। क्या माना है? ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना है। किसने? केपलर ने। अच्छा, फिर आता है इसमें लिखा है हर्सेल, हर्सेल ने क्या किया? 1805 में बताया कि पृथ्वी जो है ना, सूर्य और अन्य ग्रह, पृथ्वी सूर्य और अन्य ग्रह जो हैं आकाश गंगा का क्या है? एक अंश मात्र है। मतलब है बहुत कुछ, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता कितना कुछ है। तो इन्होंने कहा ये ना सिर्फ एक अंश मात्र है आकाश गंगा का। अब फिर 1920 में आ गए, तो इसमें होता है एडविन हबल, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, यानी कि ब्रह्मांड अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या है? आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर बताया। मतलब इन्होंने कहा कि बहुत सारी जो आकाश गंगाएं के बीच की दूरी क्या है? बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो ब्रह्मांड है वो भी क्या है? बढ़ रहा है, ये बोलेंगे। ऑलमोस्ट इनने भी सही बात बोली है। ठीक है, शुरू वाला पहला वाला थोड़ा सा गलत है, दूसरे वाले ने थोड़ी सही बात बोली, तीसरे वाले से तो ठीक ठीक बात निकलने लगी। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? बिग बैंग थ्योरी जो है ना सर्वाधिक प्रचलित है और मान्य है, और इससे इसे जो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं गाइस? यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की। ठीक है, यानी इन्हें का ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा वो है सबसे ज्यादा प्रचलित सिद्धांत यही है, मान्य सिद्धांत यही है, बिग बैंग थ्योरी। और इसी को क्या बोला है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी बोला है इसने। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? लेमेत्रे, यानी कि जॉर्ज जॉर्ज लेमेत्रे ने किया है। ठीक है, और बाद में क्या है? रॉबर्ट वैगनर, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट वैगनर ने क्या किया? 1967 में इस सिद्धांत की क्या कर दिया है? व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, तो प्रतिपादन किसने किया है? जॉर्ज लेमेत्रे, नाम याद रखिएगा। और इसकी व्याख्या किसने करी है? रॉबर्ट वैगनर ने करी है, 1967 में करी है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोनों। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना की पुष्टि डॉप्लर प्रभाव से भी की जा सकती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना यानी कि बिग बैंग सिद्धांत, इसकी पुष्टि एक और तरीके से किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले भारी पदार्थ से निर्मित एक क्या है? गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। ठीक है, इसने कहा 13.7 अरब वर्ष पहले इसने कहा ब्रह्मांड क्या था? भारी पदार्थों से निर्मित, मतलब बहुत ज्यादा भारी पदार्थ होंगे बहुत सारे, इनसे निर्मित क्या है? एक गोलाकार गोल सूक्ष्म पिंड, छोटा सूक्ष्म पिंड है। ठीक है, जिसका आयतन
बहुत कम है, अत्यधिक सूक्ष्म है और ताप और घनत्व क्या है, बहुत ज्यादा अनंत है। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर क्या है, महाविस्फोट हुआ। यानी कि जो पिंड था इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है। और इसमें इसी पे क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो पिंड था, जिसका जो आयतन है इसमें का बहुत कम है, ताप घनत्व बहुत ज्यादा है, इसमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये बात हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसने कहा कि विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड क्या है, अंतरिक्ष में बिखर गए। यानी कि अगर आप एक अगर इसमें विस्फोट होगा तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया होगा, ठीक है। तो इसमें का बहुत सारे पिंड क्या है, अंतरिक्ष में बिखर गए, ठीक है। और आज भी क्या है, गतिशील अवस्था में, यानी कि अभी भी चल रहे हैं, इधर उधर तैर रहे हैं ब्रह्मांड में। तो इसके साथ ही क्या है, समय, इसके साथ ही समय, स्थान और वस्तु की क्या हुई है, व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब इसमें कहा कुछ अरब वर्ष बाद क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल क्या होते हैं, संकुचित होकर तारों का, आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं। यानी कि ये दोनों जो है, हाइड्रोजन हीलियम के जो बादल हैं वो संकुचित होते हैं, ठीक है। और संकुचित होकर क्या बनाते हैं, तारों का निर्माण होता है, आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। बिग बैंग घटना के बाद क्या होता है, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, ठीक है। अभी तक हमने इससे पहले कितने अरब वर्ष पहले की बात करी थी, तो 13.7, यानी बहुत पीछे चले गए हम। तो उससे थोड़ी सी आगे आते हैं। अब इस सिर्फ आज से 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का विकास होता है, ठीक है, जिससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण होता है। तो गाइस ऐसे इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने लिखा है, क्योंकि ये चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही, ये चीजें हुई होंगी तो हमने यहाँ पे लिख दिए थ्योरी की तरह। फिर इसमें लिखा होयल, होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत क्या है, स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार क्या है, ब्रह्मांड का विकास, इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है ना, यानी कि जो ब्रह्मांड बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में क्या है, बिग बैंग सिद्धांत को ही क्या है, हमें क्या है, सर्वाधिक मान्य मानना है। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत को ही हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मान्य मान रहे हैं। अब यहाँ लिखा है आकाशगंगा और निहारिका की बात करते हैं। यानी कि गैलेक्सी और निहारिका को बोलते हैं नेबुला। तो गाइस एक चीज और रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के, तो आपको आकाशगंगा भी पता होना चाहिए, नेबुला भी पता होना चाहिए, सॉरी, आकाशगंगा और इंग्लिश में इसे गैलेक्सी बोलते हैं, पता होना चाहिए, निहारिका पता होना चाहिए, और इसको इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। कई बार ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ आ जाता है। चलिए, तो इसमें लिखा है आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, और इसे हम बोलते हैं निहारिका, ठीक है। मतलब बहुत सारा हाइड्रोजन गैस है, उसमें संकुचन होता है जिसकी वजह से संचयन होता है। मतलब हाइड्रोजन गैस के बहुत विशाल विशाल बादल होते हैं, इसमें संचयन होता है, और हम इसको क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। और इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, और झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, और जिससे क्या हुआ, आपका तारे का निर्माण हुआ, ठीक है। सबसे पहले इसमें कहा हाइड्रोजन का संचयन, उसकी वजह से हाइड्रोजन के जो बादल है उसका संचयन, उसकी वजह से निहारिका। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो गैस के झुंड होते हैं विकसित होते हैं, और झुंड बढ़ते बढ़ते गैसीय पिंड, घने गैसीय पिंड बनाते हैं, और इसको हम बोल रहे हैं तारे। अब इसका गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन क्या है, बंधीय तारे। मतलब क्या है, बहुत सारे तारे हैं, लेकिन इनके बीच क्या होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो इन्हें ना एक दूसरे से दूर नहीं जाने देते हैं, एक दूसरे में बांधे रखते हैं। मतलब आप पृथ्वी पे खड़े हैं, आप हवा में नहीं उड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पे एक गुरुत्वाकर्षण है जिसकी वजह से आप पृथ्वी से चिपके हुए हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब एक गुरुत्वाकर्षण बल आपके ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से आप हवा में नहीं उड़ रहे हैं, पृथ्वी पर चिपके हुए। तो वही गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो तारे हैं ना, आपस में बंधे हुए हैं, धूल कण और क्या है, गैस के तंत्र को भी क्या, मतलब अब फिर से देखो। अब इसने कहा गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन क्या है, बंधे, ओके गाइस एक मिनट, हाँ। तो बंधे तारे, धूलकण, गैस के तंत्र को हम क्या बोल रहे हैं, आकाश गंगा। मतलब आकाश गंगा में क्या है, तारे, धूलकण, गैस, ये सारी चीजें आपस में बंधी हुई हैं गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है। ये आकाश गंगा दिखा रखा है, क्या समझ में आ रहा है, ये तारे तारे समझ लो, धूलकण है इसमें, तारे हैं, गैस वैसे ये सब है। आकाश गंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते हैं, ठीक है, क्या निकलते हैं, रेडिएशन निकलती है, जिसमें क्या है, जिसमें हमारे पास है आई, अवरक्त किरण, आई आर, इंफ्रारेड रेस, गामा रेस, रेडियो तरंगे निकलती हैं इसमें से। किसमें से निकलनी है, कैसी
आकाशगंगा से। और फिर एक्स रेज निकलती है, दृश्य प्रकाश जो आप जिसकी वजह से आपको चीजें दिखाई देती है, पराबैंगनी तरंगें, ये सारी चीजें आपको आकाशगंगा से निकलती हुई दिखेंगी, यानी कि ये तारे विकिरण। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम बोलते हैं मंदाकिनी, यानी हमें ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, और जिसमें हमारा सौर मंडल है उस आकाशगंगा को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है, इसको एक नाम दे दिया है मंदाकिनी। ठीक है। अच्छा, फिर इसने लिखा है ये कैसा है आपका, सर्पिलाकार है, ऐसे करके कुछ बना हुआ है, ठीक, सर्पिलाकार है, और कई आकाशगंगाओं के बृहद समूह का एक सदस्य है, मतलब जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं और एक केंद्र है। ठीक है, मतलब ऐसे अब बना नहीं पाऊंगी शायद इसको सही से, लेकिन इसमें भुजाएं हैं गाइस, ऐसे करके कुछ बनता है शायद। ठीक है। और एक क्या है, इसमें केंद्र है। ठीक है। अब इसमें लिखा है केंद्र को क्या है, वर्ज कहा जाता है, जिसमें एक क्या है, ब्लैक होल पाया जाता है केंद्र में। ठीक है। तो मतलब पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगा है, एक हमारी आकाशगंगा है जिसे मंदाकिनी कहते हैं, इसमें हमारा सौर मंडल है। आकाशगंगा के बारे में कहा है, ये इसमें 3 क्या है, घूर्णनशील भुजाएं हैं, एक केंद्र है, केंद्र में क्या है, ब्लैक होल है। ठीक है। अच्छा, अब इसने कहा गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, यहाँ तारों का सर्वाधिक क्या है, संकेंद्रण है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए बहुत सारे तारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको आपस में बंधे हुए। मंदाकिनी की तीसरी भुजा में क्या है, नए तारों का जन्म होता है, जबकि हमारा सौरमंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में, मतलब इसने कहा 3 भुजाएं हैं, तो जो सबसे तीसरी वाली है इसमें तारों का निर्माण होता है, तारों का सर्वाधिक सॉरी तारों का जन्म होता है, और जो बीच वाली है यानी कि मध्यवर्ती, इसमें क्या है, हमारा सौर। अब वैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसने कहा मंदाकिनी, मंदाकिनी वही वही हमारा वाला आकाशगंगा जो है। तो इसने कहा मंदाकिनी का वैभव जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है, उसकी एक गंगा यानी कि मिल्की वे कहते हैं, और ये हमारी क्या है, आकाशगंगा की भाग है, यानी याद रखिएगा मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का एक भाग है। मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित जो आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा कहते हैं। ठीक है, उसका नाम है, मतलब हमारी जो आकाशगंगा है उसके सबसे पास में है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जो सौर मंडल में लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। सौर मंडल से कितना, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। जैसे डिस्टेंस आपका, तो कैसे अगर हम ब्रह्मांड सौर मंडल की इन सब में बात करते हैं तो हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं डिस्टेंस। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल और क्या है, सबसे चमकीला तारा है। क्या नाम है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। ये नेबुला सबसे शीतल, सबसे चमकीला तारा हमारी आकाशगंगा का कौन है, यानी मंदाकिनी का कौन है, ओरियन नेबुला। क्वेश्चन, आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक कौन है, आपका एडविन हबल है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था, ये भी इंपॉर्टेंट हो गई बात। तो देखिए तारे का जन्म और उसके विकास की बात करते हैं। तो इसमें कहा तारे का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारे के जीवन चक्र की बात करते हैं। जीवन काल क्या है, बहुत लंबा है, बहुत अवस्थाओं से होकर मरता है ये तारा। ठीक है। देखिए ब्रह्मांड में उपस्थित गैस और धूलों के कण या फिर बादल का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण क्या है, नवीन तारे का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को हम क्या बोलते हैं, स्टेलर स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। यानी कि देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही गैस और धूल की बहुत सारी जो ब्रह्मांड में गैसेस होती हैं, धूल के कण होते हैं और बादल होते हैं। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो है ना, आकाशगंगा गंगा के केंद्र में कहता है नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है इसमें। ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम में बदल जाता है ये। और ठीक है, इसी से क्या बन जाता है गाइस, नया तारा बन जाता है। बस ये समझिए, आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या है, गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है। ठीक है। हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड क्या है, सिकुड़ने लगता है, और तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। और जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो प्रारंभिक स्वरूप होता है तारे के जन्म का, स्टार्टिंग स्टेज होती है, हम उसको बोलते हैं आदि तारा। क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टार बोलते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो इसलिए फिर इसमें लिखा है आदि तारे, यानी कि जो ये प्रोटो स्टार है उसमें क्या होता है, सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और
इस अवस्था में आदि तारा क्या बन जाता है, पूर्ण तारा, यानी कि जो आदि तारा है सिकुड़ता है, उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो बदलने लगता है हीलियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या हो जाता है, जो तारा है वो पूर्ण तारा बन जाता है। अब इसमें क्या, तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है। आप देखते हैं तारे से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश उत्पन्न करता है, जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है, जैसा द्रव्यमान वैसा आकार। यह तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। देखिए अब इसमें क्या बोला कि तारा जो है ना, तारे के केंद्र में क्या चलता है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया चलती है, जिसके परिणाम क्या होता है, कुछ समय के बाद इसका जो केंद्र है, प्रोड है यानी कोर है, उसमें हीलियम की प्रधानता हो जाती है। अभी हमने देखा हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था और यहाँ तारे का निर्माण हो रहा था। अब इसमें का जो केंद्र यानी कि कोर है, उसमें हीलियम की जो प्रधानता हो जाती है और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया क्या हो जाती है, यहाँ पे रुक गई। अब इससे क्या होता है, इसके कोर में दबाव कम हो जाता है और तारा क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। ठीक है, बना तारा अब ये खत्म होने की स्टेज चल रही है, सिकुड़ने लगता है। चलिए, फिर उसके बाद इसमें क्या कहा कि पुनः पुनः तारे में बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम परिवर्तन होने से, जो बाह्य कवच होता है, जैसे तारा है, तारे के ऊपर कवच है, उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा है, उसके होने से क्या है, ऊर्जा विकिरण की तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है और इसका रंग बदलकर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में तारे को क्या बोलते हैं, लाल दानव तारा यानी कि रेड जायंट स्टार बोलते हैं। यानी इसने कहा जो तारे का बाह्य कवच होता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, ऊर्जा का जो विकिरण है उसकी तीव्रता कम हो जाती है और तारे का रंग कैसा होने लगता है, अब ये मरने की स्टेज में जा रहा है धीरे धीरे, तो तारे का रंग हो जाता है लाल, इसको हम बोलने लगते हैं इस वक्त रेड जियार्ड स्टार। अच्छा, इस प्रक्रिया में क्या होता है, अंततः हीलियम कार्बन भारी पदार्थ और जैसे लोहा में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, अब इसमें कहा यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम और बराबर है, तो वह लाल दानव से क्या होता है, श्वेत वामन और अंततः काला वामन में परिवर्तित हो। यानी कि अब इसने कहा, द्रव्यमान की बात है कि द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम है या उसके बराबर है, मान लेते हैं चंद्रशेखर सीमा है, अब ये हम पढ़ लेंगे आगे आएगी तो। ठीक है, तो इसमें का इतना है, तो अब ये रेड जाम जो था ना स्टार, वो बदलता है श्वेत वामन में और उसके बाद बदलता है काला वामन, या धीरे धीरे मर रहा है। ठीक है, लाल से सफेद से काला। ठीक है, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक हो जाता है, तो तारे का मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाता है, यानी कि तारा अंदर से फट जाता है, जिससे निकलने वाली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को क्या करती है, नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यानी डिपेंड करता है का तारे का द्रव्यमान कैसा है, कम है तो वो रेड से व्हाइट से ब्लैक वाला हिसाब चलेगा ये वाला, और अगर ज्यादा है, सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा तारे का द्रव्यमान हो जाता है और बहुत गुना ज्यादा हो जाता है, तो जो उसकी मध्यवर्ती परत है उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, जो तारे का केंद्र होता है ध्वस्त होता है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ऊपरी परत भी नष्ट हो जाती है, विस्फोट होता है, इसी बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। अच्छा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो वो तारा क्या है, न्यूट्रॉन तारा, और इसके बाद क्या है, ब्लैक होल में बदल जाता है। यानी कि जो तारा है वो सुपरनोवा विस्फोट जब होता है तो वो न्यूट्रॉन तारे में बदलता है और उसके बाद वो केंद्र में हो जाता है, ब्लैक होल में बदल जाता है। अब देखिए इस हमने यहाँ पे पढ़ा था द्रव्यमान, और द्रव्यमान में हम चंद्रशेखर सीमा की बात करोगे। देखिए चंद्रशेखर सीमा, चलिए इससे पहले एक चीज, चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। इसने कहा एक बंदे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एस चंद्रशेखर, भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलीय क्या है, भौतिकविद है। ठीक है, जिन्होंने श्वेत वामन तारा के जीवन अवस्था के बारे में क्या है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, 1.44 सूरज के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो 1.44 इंटू सूरज का जो द्रव्यमान है वही क्या है, श्वेत वामन के द्रव्यमान की क्या है, ऊपरी सीमा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में क्या है आपका W.A. फॉउलर के साथ 1983 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट बात, अब इसमें तारे का रंग, तापमान, उम्र की बात करते हैं। देखिए तारे के रंग के तापमान को ज्ञात किया जा सकता है, कि तारे का जैसा रंग होगा वैसे उसका टेम्परेचर बता रहा है। यानी तारे द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उसकी उम्र ज्ञात की जा सकती। जैसे अगर तारे का रंग नीला है, सफेद है, तो वो अभी क्या है, युवा अवस्था में चल रहा है। अगर नारंगी हो गए तो प्रौढ़, और लाल है तो आपका वृद्धावस्था में चल रहा है। ठीक है,
अंततः क्या होता है, विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है, वो क्या है कृष्ण, यानी कि हमने एंड में देखा वो व्हाइट होल में बदल जाता है। जब विस्फोट होता है सुपरनोवा, सुपरनोवा के बाद हमने क्या पढ़ा था, सुपरनोवा उसके बाद हम उसे क्या न्यूट्रॉन तारा, उसके बाद जो स्टेज आती है उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में कुछ को पता होगा, नहीं पता होगा तो ये टॉपिक है, हम आगे पढ़ लेंगे। अब देखिए न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा हमने कहाँ पर पढ़ा था guys? देखिए सबसे पहले हमने न्यूट्रॉन, जब तारे का निर्माण हो रहा था तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, चलिए देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन, इसमें का सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय, देखिए हाँ सॉरी, हाँ वो न्यूट्रॉन नहीं था, प्रोटोस्टार था, ठीक है वो अलग चीज थी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा सुपरनोवा, अब यहाँ तारा मर गया है, ठीक ऑलमोस्ट मर ही गया है। अच्छा तो सुपरनोवा विस्फोट जो हुआ है एंड में, तो इसने कहा सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए जो केंद्रीय भाग है, अब कुछ तो बचा होगा, जो कि अत्यधिक घनत्व वाला है, यानी कि उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या है न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण हो गया उससे, ठीक है। इसने कहा अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉनों से बने तारे को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। तो इसमें कहा न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश क्या है, न्यूट्रॉन के रूप में संगठित होते हैं, और ये क्या है, तीव्र रेडियो तरंगे क्या करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन तारे को क्या है, पल्सर भी कहते हैं, ये एक important सी बात है, ये क्या करता है, तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, इसको हम पल्सर भी कहते हैं। अब देखिए ब्लैक होल, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, एंड में ब्लैक होल बचता है, बन जाता है, या इसको हिंदी में कृष्ण विवर बोलते हैं, ठीक है। दोनों याद रखिएगा गाइस, दोनों आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसने कहा कृष्ण विवर क्या है, अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है, ठीक है, मतलब इसने कहा अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है, इसको हमने ब्लैक होल बोल दिया, सपोज कृष्ण विवर बोल दिया, जहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा, मतलब ये है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता, यानी कि कोई वस्तु इसके अंदर चली गई, प्रकाश भी इसके अंदर चला गया तो बाहर नहीं आ सकता, इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल की पुष्टि जो है प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कृष्ण विवर का निर्माण तब हो जाता है, होता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो, ठीक है। अभी हमने देखा पूरा, ब्लैक होल जो है आकार में बड़ा और छोटा हो सकता है, छोटा ब्लैक होल एक परमाणु जितना छोटा हो सकता है, मतलब सोचिए एक परमाणु जितना छोटा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें का परमाणु जितना छोटा ब्लैक होल भी है तो भी उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर क्या बन जाते हैं, लास्ट में कृष्ण विवर बनता है, यानी कि ब्लैक होल बनता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्लैक होल जैसा फोटो दिखाइए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नक्षत्र क्या होता है। चलिए 1 मिनट मुझे देख लीजिए, वीडियो हो गई 27 मिनट की। हाँ तो नक्षत्र यानी कि इनका एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। यानी सपोज कोई एक आकृति में ऐसे करके बना दिया, तारे का एक समूह है, उसको हमने नक्षत्र बोल दिया, ठीक है। ये मैंने जो बनाया है वैसा भी कुछ बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा गलत बनाया, कोई बात नहीं, अभी हम सही भी देख लेंगे। तो नक्षत्र आपका मतलब, इसमें कहा नक्षत्रों की संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र यानी कि अभिजीत नक्षत्र की भी परिकल्पना की है, ठीक है। 27 और भारतीय मनीषियों ने कितना यानी 28, 28वें की भी बात बता दी। तो ये आकाश में क्या है, पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होता है और रात में दिखाई पड़ता है, ठीक है, क्योंकि तारों का ही एक समूह है ये, तो रात में दिखाई देगा। कुछ प्रमुख नक्षत्र की बात करते हैं, नाम लिखें, चित्रा है, हस्त है, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा है, पगा, अर्धा, सॉरी, आद्र, ये अनुराधा और रोहिणी, ये सब नक्षत्रों के नाम है। नक्षत्र के दिवस, नक्षत्र दिवस की बात है, इसने कहा किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और ये वही देखिए, नक्षत्र दिवस या हमारे पूरे एक दिन का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट बराबर है, 24 घंटे, या नक्षत्र दिवस अगर हम बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट, यानी कि 4 मिनट कम कर दो, ठीक है। तो जब आप 4 मिनट कम कर देंगे तो बस इसमें आप 4 मिनट कम कर दिए, ज्यादा इसमें अभी गणित मत लगाइए, आगे होगा तो देखा जाएगा। तो नक्षत्र की बात समझिए। अब तारमंडल देखिए, तारमंडल के आकाश में कुछ तारे क्या है, सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो इन आकृतियों को हम बोल देते हैं तारामंडल। वर्तमान में तारामंडल में उसके आसपास के वातावरण को भी क्या है, सम्मिलित माना जाता है। अगर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार इसकी संख्या तारामंडल की कितनी बताइए, 28। तो गैस यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या होता है, नक्षत्र कितने हैं, 27 या आप कह दीजिए 28, ठीक है।
यहाँ तारामंडल कितने हैं, ऐसा एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब है ध्रुव तारा की बात करते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही क्या बोला जाता है, ध्रुव तारा। उत्तरी ध्रुव यानी कि पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव, उस पर स्थित एक तारा होगा ऊपर की तरफ, ध्रुव तारा, ठीक है। तो इससे आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि जहां आपको ध्रुव तारा दिख रहा है, समझ लीजिए वो उत्तर की साइड होने वाली है। तो इसमें क्या, ये आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यानी कि अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा है। ये क्या है आपका लिटिल ईयर तारा सब का ही सदस्य, ठीक है। इसने लिखा सप्तऋषि मंडल। ऋषि मंडल ऐसे 7 तारों का एक समूह होता है। तो सप्तऋषि मंडल की सहायता से आप ध्रुव तारे को देख सकते हैं। मतलब अगर आकाश में आपको इस तरह से कोई एक ऐसे 7 तारे दिख रहे हैं, तो जस्ट ये वाला जो तारा है उसके सामने आपको कहीं ध्रुव तारा दिख जाएगा, ठीक है। अथवा क्या है, सप्तऋषि मंडल के संकेत तारे को क्या है आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारा दिख जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे करके है, ऐसे करके और इसके सामने आप यहाँ देखोगे तो आपको ध्रुव तारा दिख जाएगा, ठीक है। आसान सी बात है, बच्चे भी जानते हैं। सौर मंडल की संरचना की बात करते हैं। तो ये सौर मंडल सूर्य, पृथ्वी, सदृश ग्रह, पृथ्वी जैसे ग्रह, विभिन्न उपग्रह, ठीक है, पृथ्वी या बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, इन सबको मिला दिया जाए। जिसमें क्या है, सूर्य क्या है, एक तारा है और उसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः कौन कौन से ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये तो ये ग्रह क्या है, अब पर वलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य है, ये सारे ग्रह हैं आपके, और ये क्या है आपकी सूर्य की परिक्रमा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है गाइस, सौर मंडल बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखा, सूर्य हमारे सौर मंडल, ओके, हाँ। तो सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। मतलब आपको ऊर्जा प्रकाश कहाँ से मिला है, सूर्य से। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांट दिया जाए। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जैसे कि आपको तारे, तारे में ही सूर्य भी आ सकता है। सूर्य भी एक तारा है भाई, ये बहुत लोग नहीं जानते, ठीक है। तो इनके पास अपनी ऊष्मा है, उनके पास अपना प्रकाश है। और कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ये इन तारों से ऊष्मा और प्रकाश ले लेते हैं, जैसे कि ग्रह, चाहे आप पृथ्वी कह लीजिए, चाहे आप बुध कह लीजिए, चाहे बृहस्पति ग्रह कह लीजिए, शुक्र कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, ठीक है। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, हम तारों से यानी कि जैसे सूर्य से हम इसे अपना जो है ना प्रकाश ले लेते हैं, ऊष्मा ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ जैसे हमारे पास ये ग्रह है, ठीक है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये लाइन से ऐसे ही होते हैं, जैसे ये देखिए, ये तो बहुत छोटी बात है, हम बचपन में पढ़ गए थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर यहाँ पे है मंगल, मंगल के बाद ये एक लाइन यहाँ पे अलग थोड़ा सा गैप के साथ बृहस्पति, शनि, फिर इसमें लिखा है यूरेनस, यानी गैस ये क्या है, यूरेनस, शनि के बाद यूरेनस है यानी अरुण, और फिर ये हो जाता है वरुण। प्लूटो को हम ग्रह अभी फिलहाल नहीं मानते, क्यों क्यों नहीं मानते, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लाइन से बने होते हैं। और बीच में आप ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं, यहाँ है उल्का पिंड, शुद्ध ग्रह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ धूमकेतु चलता हुआ, ये सारी चीज दिख जाएगी, सूर्य आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो अब इस टेबल में क्या है, तो इस टेबल में क्या है देखते हैं। तो इसने कहा ग्रहों की बात करी, तो इसने कहा जैसे बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह हमने कौन सा देखा दोस्तों, बुध ग्रह ही देख रहे हैं, ठीक है। इस थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखेंगे भी पढ़ेंगे भी। तो जो यहाँ पे है सबसे पहले सूर्य ग्रह, अब इसने कहा कि सूर्य ग्रह जो है ना, सॉरी बुध ग्रह, हाँ, उसकी सूर्य से दूरी, तो ये स्टार बना है, स्टार का मतलब है सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में है, अर्थात पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14 करोड़ इतने लाख इतने हजार किलोमीटर, ये इकाई के बराबर चुने, ये तक। मतलब सबसे पास हमारा कोई नहीं पूछा कौन कितनी दूरी पे है, ठीक है। बस ऐसे समझिए कि फर्स्ट नंबर पे है, उससे थोड़ा दूर शुक्र है, उससे दूर पृथ्वी है, फिर चंद्रमा है, फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा कितनी दूरी पे है, ये फालतू में याद करने की जरूरत नहीं। दूसरा, इसका घनत्व, घनत्व में गए आप क्या देखेंगे, तो इस घनत्व में हम क्या देखते हैं, सबका देखिए, बहुत ज्यादा देखने की क्या जरूरत है। सबसे कम घनत्व आपको शनि का दिख जाएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिए।
ठीक है। सबसे ज्यादा घनत्व आपको किसका दिखेगा इस, तो सबसे ज्यादा आपको बुध ग्रह का घनत्व दिख जाएगा। और ज्यादा मन करे तो आप पृथ्वी का घनत्व देखिए, बस बहुत ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो इतना घनत्व याद रखने की भी जरूरत नहीं। सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, बुध ग्रह का सबसे ज्यादा है, शनि का सबसे कम है, पृथ्वी का 5.513 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी यूनिट, ठीक है। फिर अर्ध व्यास और ये सब किलोमीटर जानने की कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ये देखिए कि इसके उपग्रह कितने हैं, यानी कि कितनी सैटेलाइट्स, यानी कि कृत्रिम उपग्रह कितने हैं किस ग्रह पे। तो देखिए सब, अब ये आपको पढ़ने की जरूरत है कि बुध के पास एक भी अपना उपग्रह नहीं है, सूर्य के पास एक भी अपना उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसको हम बोलते हैं, देखिए ये पृथ्वी, यहाँ पे आप इस फोटो में देखिए पृथ्वी आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ठीक है। पृथ्वी के पास आपको एक उपग्रह उसके साथ साथ चलता हुआ दिख रहा है, चंद्रमा बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। बाकी हम उपग्रह की भी बाद में बात करेंगे सारी, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह। बुध 0, शुक्र 0, पृथ्वी के पास एक, इंपॉर्टेंट, सबको याद होना चाहिए, आपको याद है आई नो। मंगल के पास 2 होते हैं, ठीक है। बृहस्पति के पास गाइस कितने हैं, 79 है, ठीक है, 80 में एक कम, 79, राइट। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं जो कि है 82, ठीक है। फिर है अरुण और वरुण की बात करें तो 27 और 14 है। तो गाइस कुछ याद हो ना हो तो कम से कम उपग्रह जरूर याद रखिएगा। घनत्व में 2-3 घनत्व आपको याद रखना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ओके, मापन इकाई, तो देखिए हम जब जैसे आप कहते हैं कि भैया मैं यहाँ पे कोचिंग करता हूँ, यहाँ मेरा घर है 10 किलोमीटर है, तो आपने किलोमीटर में नापा। पृथ्वी पे आप ऐसे किलोमीटर में, माइल्स में, फीट में ऐसे नाप लेते, मीटर मीटर में, ठीक है। लेकिन जब आप खगोलीय इकाई में बात करते, मतलब जब आप ब्रह्मांड में बात करते हैं, सौर मंडल में, तो हम किस में बात करते हैं, कैसे नापा जाता है, प्रकाश वर्ष में। मतलब प्रकाश वर्ष क्या है, ये समय का नहीं बल्कि यह दूरी, प्रकाश ऐसे देखने पे लगेगा प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये समय के लिए नहीं होता है, कि दूरी को मापने के लिए होता है। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी एक वर्ष में जो प्रकाश है ना, प्रकाश 1,86,000 मील पर सेकंड के वेग से जो है वेग से तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर इतने किलोमीटर होता है, कितने, बहुत सारे। यानी कि यहाँ पे 12 जीरो लगेंगे जब आप पैसे लगाइए, 9 4 6 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, तो इतने किलोमीटर है एक प्रकाश वर्ष होता है। अब इसमें लिखा है पारसेक, पारसेक मतलब ये दूरी की माप की इकाई है, दूरी के लिए इसको हम यूज करते हैं। ये 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। यानी कि ये जो है ना, ये हमने एक प्रकाश वर्ष, इसमें भी आप 3.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक पारसेक आता है। फिर ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, सूर्य, सौर मंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी आकाशगंगा जो है हमारी, उसकी एक परिक्रमा लगभग जो है 22 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। यानी इसने कहा जो सूर्य है ना, जो हमारी आकाशगंगा है, तो उसकी एक परिक्रमा कितने टाइम में पूरी करता है, 22 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इसको हमने ब्रह्मांड वर्ष बोल दिया। खगोलीय इकाई, ये सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है, ठीक है। इसका मान भी देख लीजिए, इतने मीटर है, हाँ ठीक है, इतना कोई नहीं पूछ रहा कितने मीटर है कितने नहीं। हाँ, सूर्य का जरूर याद रखिएगा का। हाँ, अब इसमें क्या याद रखने जैसा है, जो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो देखिए इसमें पहली चीज आपको पता होना चाहिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतने किलोमीटर होता है, ठीक है। दूसरा इसमें होगा पारसेक में, मतलब 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर, ठीक है। ब्रह्मांड वर्ष में क्या याद रखना है कि सूर्य जो है अपनी आकाश गंगा की परिक्रमा जो है आपका 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, इसी को ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। खगोलीय इकाई में आपको क्या याद रखना है कि इसने कहा सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है, ये कुछ नहीं याद रखना। मतलब ये डेटा, ये क्या बोलते हैं, डाटा, ये डेटा आपको नहीं याद रखना। अब हम पढ़ने जाएंगे सूर्य के बारे में। तो गाइस अभी जो है ना, इस वीडियो में अभी इतना रहने देते, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं इससे बड़ी वीडियो नहीं बना सकती, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम इसको पढ़ लेंगे आगे के, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड घटना चक्र और बाकी जो है ना दृष्टि की जो बाकी बुक्स है उसके लिए भी आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जो है ना सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।